तो देखो बच्चों, आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे और ये यूनिट है हमारा क्या, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके। तो देखो बच्चों, ये जो यूनिट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस यूनिट में जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ आप देखोगे आगे जो यूनिट्स आएंगे, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उनमें इनके कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे बच्चों। इसलिए इस यूनिट को बहुत अच्छे से समझना है। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ओके, तो देखो बच्चों, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या है, तो यही लिखा है इसमें मैंने कि द मेथड बाय विच केमिकल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे that the element with similar properties are repeated after definite interval of number means 2, 8, 18, 32। ठीक है, तो इसी को बोला गया है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। समझ गए बच्चों कि एलिमेंट को अरेंज करने का एक ऐसा मेथड जिसमें आप देख रहे हैं कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स रिपीट होते हैं एक डेफिनेट इंटरवल के बाद 2, 8, 18, 32। तो हम इसी को बोलते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। मतलब कोई भी चीज बार बार रिपीट होती है एक डेफिनेट इंटरवल के बाद, तो हम जानते हैं कि उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। तो इस तरह से आप पीरियोडिक टेबल में भी देखोगे कि एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर हैं उनमें 2 का, 8 का, 18 का, 32 का, इस तरह का डिफरेंस आएगा। तो वो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिपीट हो जाते हैं बच्चों। और इस तरह के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के कारण जो एक टेबल बनी, एक टेबुलर फॉर्म बना, उसी को बोला जाता है क्या बच्चों, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इस तरह से ये है डेफिनीशन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का। अब आप देखोगे कि जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं, मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों, सिमिलर हैं, वो एक ग्रुप में आ जाते हैं और इस ग्रुप को एक वर्टिकल कॉलम की तरह बनेगा और इस ग्रुप को बोला जाता है उसकी फैमिली या ग्रुप। मतलब ये लिखा है कि सिमिलर एलिमेंट्स ग्रुप्ड इन वर्टिकल कॉलम, तो उस कॉलम को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रुप। तो आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम बने हुए हैं, ठीक है, वो क्या है, ग्रुप। और एक जो हॉरिजॉन्टल रो बनेगा एलिमेंट्स का, ठीक है, जिनका बैलेंसी सेल लगभग एक सा दिखेगा, उसे हम बोलते हैं क्या बच्चों, पीरियड। समझ गए ना। तो यही लिखा है कि सिमिलर एलिमेंट्स ग्रुप्ड इन वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड ग्रुप एंड रो ऑफ एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ बैलेंसी सेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, तो उसको बोलते हैं क्या बच्चों, पीरियड। तो इस तरह से एक रो, हॉरिजॉन्टल रो आपको दिखाई देगा, तो इसमें बैलेंसी सेल आपको सेम दिखेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट एंटर होगा। जैसे लिथियम से लेके आप नियोन तक चलें तो आउटर मोस्ट में 2s से स्टार्ट होगा और 2p6 तक चलता जाएगा। तो ये एक क्या बनाएगा, पीरियड। और जब एक ही ग्रुप में आप देखोगे जिसमें सिमिलर एलिमेंट होंगे, प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये एक ही ग्रुप के क्या होंगे बच्चों, एलिमेंट्स होंगे। इनकी प्रॉपर्टीज में क्या होगी, सिमिलरिटी होगी। तो यहां तक बात क्लियर है अब अच्छी तरह से कि ग्रुप और पीरियड में क्या सिमिलर है। तो आपने देखा ग्रुप में एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज के होंगे और पीरियड में एलिमेंट के बैलेंसी सेल में सिमिलरिटी दिखेगी। आज तक वर्तमान में आप देखें टिल डेट में लगभग 118 एलिमेंट्स जो हैं डिस्कवर्ड हो चुके हैं, जिनमें से 92 एलिमेंट्स तो बच्चों नेचुरल होते हैं जिन्हें नेचर ने बनाया है। बाकी जो रेस्ट जो बच्चे हैं वो मैन मेड या सिंथेसाइज्ड एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो देखो बच्चों, जो पीरियोडिक टेबल बनी है आज जो हम देखते हैं, वो एक्चुअली किसी एक दिन में नहीं बन गई, लगभग 50 साल से ऊपर लग गए। और इस दौरान जो है बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए, उनको अरेंज करने के लिए अपने अपने लॉ दिए। आज हम इन्हीं को थोड़ा सा जो है डिस्कस करेंगे। तो इसी को बोला गया है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो, पहला था डॉवरीनर लॉ ऑफ ट्राइड्स। सबसे पहले डॉवरीनर लॉ ऑफ ट्राइड, इसने जो है एक सिग्निफिकेंट जो है एक कोशिश की थी, ट्राई किया था कि गिवन बाय जॉन डॉवरीनर
ठीक है 1829, इसने क्या कहा था कि द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, मतलब ट्राइड जिसको बोलते हैं, possessing similar properties are arranged in increasing order of atomic mass, then the atomic mass of central atom means middle element जो है merely the average of atomic masses of other 2 elements। बात क्लियर है बच्चों यहां तक? इसने ये कहा था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले अगर 3 एलिमेंट को एक ट्राइड, 3 एलिमेंट एक ट्राइड बनाया जाए और उनको उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए, तो जो मिडिल वाला एलिमेंट होगा, सेंट्रल एलिमेंट होगा बच्चों, उसका जो एटॉमिक मास होगा, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एटम मेयरली द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। ऐसा कह सकते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ मिडिल एलिमेंट वर इन बिटवीन दोज ऑफ 2 मेंबर्स। समझ गए बच्चों कि जो बीच वाला एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो किसके जैसी होंगी, बाकी 2 जो एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी का एवरेज होता है। तो यही कहा था डॉबरीनर ने। इसने इस तरह के 3 ट्राइड बनाए थे, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये तीनों एलिमेंट एक ही ग्रुप के हैं, प्रॉपर्टी में सिमिलर होते हैं। तो देखें हम कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना आ रहा है, तो इस तरह से लिथियम का 7 है, पोटेशियम का 39 है, 2 से डिवाइड कर दें, कितना आ गया बच्चों 23। और आज भी हम जानते हैं कि सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है बच्चों 23। फिर दूसरा ट्राइड देखो आप, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो उसने स्ट्रोंशियम का निकाला, कैल्शियम का 40 होता है, बेरियम का 137। तो इस तरह से ये आ गया 88.5। तो इस तरह से स्ट्रोंशियम का उसने एटॉमिक मास जो है डिसाइड किया 88.5, जो एक्चुअली में 88 भी है, इस तरह से। फिर तीसरा ट्राइड है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। तो यहाँ पर ब्रोमीन का निकाल दिया, ठीक है, उसने 80 दिया था, मतलब वैसे हम देखते हैं तो उसने 81.25 दिया था, जबकि एक्चुअली में अगर हम ये कहें कि मैं इसको x मान लूँ, ठीक है, तो इसके अनुसार जो मास निकला वो 81.25, जो एक्चुअल में 80 के करीब होता है। तो इस तरह से बहुत ही काफ़ी नियरेस्ट वैल्यू निकाल दी थी इन्होंने एटॉमिक मास की, और इस तरह से ये पहला क्लासिफिकेशन दिया था। इस तरह से ये डॉबरीनर का क्लासिफिकेशन है। समझ गए बच्चों ना कि जो मिडिल एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास अदर 2 एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज है, अगर 3 एलिमेंट को क्या रखा जाए उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इस तरह से इसके, तो आपको याद रखना है ये 3 ट्राइड, लीना के, कार स्कूटर, ठीक है, बेटा मांगे, और एक ये है FBRI, CL, BR और I। फिर आते हैं ड्रॉबैक क्या था बच्चों। तो देखो ये ड्रॉबैक ये था कि ये ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं हुआ बच्चों। दिस कॉन्सेप्ट वाज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल नोन एलिमेंट। ये कुछ ही एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल रहा, आइसोटोप में नहीं लगाया जा सकता। ठीक है कि अगर हम एक जगह क्लोरीन का 35 ले लें, एक बार 37 ले लें, तो आप देखोगे एवरेज बदलेगा। तो इस तरह से ये ज़्यादा यूजफुल नहीं रहा। फिर आया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टावेज। समझ गए बच्चों, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेज 1865 में। तो देखो डॉबरीनर 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया था और इसने बनाया 8 एलिमेंट का ग्रुप, और एक लॉ दिया बच्चों कि जब एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है, when element are arranged in the increasing order of their atomic mass, then the every 8th element of series has properties similar to the first element, as every note resemble the first in octaves of music। समझ गए बच्चों कि इसने ये कहा कि अगर एलिमेंट्स को क्या किया जाए बच्चों, उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए, तो जो 8th एलिमेंट होगा और जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होंगे बच्चों, सिमिलर होंगे प्रॉपर्टी में। जैसे उसने कहा कि जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं म्यूजिक में, ठीक है, संगीत के सुर जो होते हैं जिसमें पहला और 8वां एक ही होता है, तो वही इसमें दिख रहा है कि जो अगर एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रख दिया जाए तो पहला एलिमेंट और जो 8वां आएगा वो सिमिलर होगा।
जैसे देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो आप देख रहे हैं अगर हम लिथियम से स्टार्ट करें तो आठवां एलिमेंट क्या आ जाएगा, सोडियम। तो लिथियम और सोडियम में सिमिलरिटी होती है। अगर हम सोडियम से स्टार्ट करें तो पोटेशियम भी आठवां आ जाएगा। ऐसे बेरिलियम से स्टार्ट करें तो मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम से स्टार्ट करें तो कैल्शियम आएगा। तो इस तरह से उसने 8 का एलिमेंट का एक ग्रुप बना के और सिमिलर एलिमेंट को पहचान लिया कि जो एलिमेंट पहला और आठवां होगा वो प्रॉपर्टी में सिमिलर होगा। और इस तरह से यही है क्या, कौन सा रूल, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेज। अब लेकिन ये क्या हुआ बच्चों कि यहीं तक ही पॉसिबल हुआ, कैल्शियम के बाद ये जो है फेल हो गया। इसके अलावा जब जीरो ग्रुप और जुड़ गया फ्लोरीन के बाद नियोन, तब ये फिर फेल हो गया, क्योंकि फिर उस समय आठवां नहीं नौवां सिमिलर होगा बच्चों। तो यही लिखा है कि द सिस्टम वर्कड ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट अप टू कैल्शियम एंड फेल्ड फॉर हैवियर एलिमेंट्स। फिर इससे बड़े एलिमेंट्स के लिए कैल्शियम के बाद ये फेल हो गया। इसके अलावा जीरो ग्रुप जुड़ जाने से भी फेल हो गया। लेकिन काफ़ी कुछ इसने भी एलिमेंट को इस तरह से क्लासिफाइड किया, अरेंज किया। तो ये दूसरा एक था। फिर आया लोथर मेयर क्लासिफिकेशन। तो देखो बच्चों, लोथर मेयर ने जो क्लासिफिकेशन दिया है बहुत कुछ मेंडलीव क्लासिफिकेशन ही था देखा जाए तो। बस इतना था कि इसने ये कहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टी और एटॉमिक मास को एक दूसरे से कोरिलेट किया था कि दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है। और इसने क्या कहा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। इसने ये अपना लॉ दिया कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ना बच्चों, वो उनके एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन है। मींस एलिमेंट को अगर अरेंज किया जाए एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, तो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट रिपीट हो जाएंगे। और इस तरह से जिन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में रिपीटिशन दिखा, सिमिलर दिखी, उनका एक ग्रुप बना के, और इस समय जो कि 1868 तक जितने भी 60 लगभग एलिमेंट जो भी डिस्कवर्ड थे, उनको इसने क्या कर दिया बच्चों, अच्छी तरह से अरेंज कर दिया। इसने एक ग्राफ बनाए जिसको बोलते हैं लोथर मेयर कर्व, और ये कहा कि ही प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन द एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। कि उसने किसके बीच में ग्राफ बनाए बच्चों, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में। और ये ऑब्जर्व किया कि जो ग्राफ में सिमिलर पोजीशन में एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी होगी। समझ गए बच्चों कि इन्होंने क्या किया कि एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में एक ग्राफ लिया और ये ऑब्जर्व किया कि इस ग्राफ में जो एलिमेंट सिमिलर पोजीशन में दिखते हैं उनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी होगी। और इस तरह से उनकी पोजीशन के बेस पर, उनकी सिमिलरिटी के बेस पर उस समय जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे उनके सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले ग्रुप्स बना दिए। देखो कैसे, जैसे आप देख रहे हैं कि अगर हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम की पोजीशन देखें, है ना, यही लिखा है कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। कौन कौन से बच्चों मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, एल्कली मेटल्स जो है, एल्कली एलिमेंट्स जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ऑक्यूपाई द पीक ऑन द कर्व। आप देख रहे हैं कि ये पीक में ऑक्यूपाई करते हैं। इस तरह से इनके एटॉमिक वॉल्यूम सबसे बड़े थे, और आज भी हम जानते हैं कि सबसे बड़ी साइज के यही होते हैं। और ये इस तरह से हम ये कहें कि एल्कली मेटल्स का एक ग्रुप इस तरह से बना दिया उसने। दूसरा है कि लेस स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसे जिन्हें बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ऑक्यूपाई द डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ कर्व। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर ये दिख रहा है बेरिलियम, ठीक है, इसी तरह से ये दिख रहा है मैग्नीशियम, ये दिख रहा है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इसी तरह से बेरियम, ठीक है। तो यहाँ कैल्शियम था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेरियम। तो आप देख रहे हैं कि ये सिमिलर पोजीशन में दिख रहे हैं, Ca, ठीक है, Mg, Be, इस तरह से ग्राफ की डिसेंडिंग पोजीशन में।
और इस तरह से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, इनका इन्होंने क्या बना दिया, एक ग्रुप बना दिया। तो यहाँ पर बच्चे स्ट्रोंशियम ले लें, ठीक है। तो ये था स्ट्रोंशियम, और भी ग्राफ आएगा आगे तो बेरियम भी आ जाएगा। तीसरा देखो, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर ऑक्यूपाई द असेंडिंग पोजीशन ऑफ कर्व। अब आप यहाँ देखो आप कि फ्लोरीन ये दिख रहा है, ठीक है, हमें क्लोरीन ये दिख रहा है इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि ये कहाँ दिख रहे हैं बच्चों आपको, असेंडिंग पोजीशन, ठीक है, असेंडिंग पोजीशन में, कि यहाँ पर आर्गन आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि असेंडिंग पोजीशन अगर हम देखें तो ये फ्लोरीन दिख रहा है असेंडिंग पोजीशन में, यहाँ क्लोरीन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ ब्रोमीन दिख रहा है, और आगे बढ़ेंगे तो आयोडीन भी आ जाएगा। तो ध्यान रखें कि इसमें जो ऑब्जेक्ट बनता है ना बच्चों, वो यही पूछता है कि लोथर मेयर कर्व में जो एल्कली मेटल्स हैं उनकी क्या पोजीशन है। तो आप देख रहे हैं वो कहाँ पर है, टॉप में, पीक में है। एल्कलाइन अर्थ मेटल डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं ग्राफ में। जो हैलोजन एलिमेंट्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में आते हैं। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं ज़्यादातर बॉटम में आते हैं ग्राफ में, समझ गए ना। यही लिखा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑक्यूपाई द बॉटम ऑफ कर्व, जैसे FeCu, NiCu, Zn आदि। तो इस तरह से ये लूथर मेयर ने एलिमेंट्स में उनकी पोजीशन के अनुसार ग्रुप बना दिए और उनमें सिमिलर होने के कारण उन्हें एक फैमिली में रख दिया। ये लूथर मेयर का ग्राफ था, लूथर मेयर का क्लासिफिकेशन था। अच्छी तरह समझ गए होंगे बच्चों। अब आता है कि ड्रॉबैक क्या रह गए थे इसके। तो देखो ड्रॉबैक ये थे कि इस तरह का जो है डिवीजन जो इसने किया है, इसका कोई लॉजिकल बेस नहीं था देखा जाए तो। अगर हम आइसोटोप्स ले लें तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो बदल जाएंगे, तो फिर ऐसे में जो है सही ढंग से उनकी पोजीशन बता पाना पॉसिबल नहीं था। इसके अलावा था ठीक है, इनकम्प्लीट एज कंपेयर टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसका जो क्लासिफिकेशन था सही नहीं था, उतना ज़्यादा कंप्लीट नहीं था जैसा कि मेंडलीव का दिख रहा था, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर एलिमेंट को क्लासिफाई करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करना इतना आसान नहीं है बच्चों, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट हैं जो अलग अलग होते हुए सिमिलर से हो जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट में, मेल्टिंग पॉइंट में, वॉल्यूम में। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन जो था थोड़ा टफ था, इसलिए ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। जबकि देखा जाए तो जब ये दिया गया है लॉ, आप देखो 1868 में, और उसी समय मेंडलीव ने दे दिया था 1869 में। आप देखोगे इसका क्लासिफिकेशन 1869 में है। तो देखा जाए तो मेंडलीव सीरीज जो क्लासिफिकेशन है और जो लूथर मेयर का है लगभग सिमिलर थे, बस थोड़ा सा सिस्टम सही नहीं था, वरना मेंडलीव की जगह वही क्लासिफिकेशन आ जाता। फिर आ गया मेंडलीव ने। तो मेंडलीव ने क्या किया कि एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी की और उनकी बैलेंसीज निकालनी बच्चों। क्या निकालनी मेंडलीव ने, कि केमिकल प्रॉपर्टीज की अच्छी तरह से स्टडी की और उनकी बैलेंसीज निकालनी, और उसने देखा कि जो एलिमेंट केमिकल प्रॉपर्टी में सिमिलर होते हैं वो भी एक डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट हो जाते हैं। और इसने अपना एक लॉ दिया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। मतलब फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज को ले लिया था इसने, मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो देखो उसने कहा है कि ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। इसने कहा ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। और इस तरह से मेंडलीव ने जब ये अपना लॉ दिया तो उस समय 63 एलिमेंट्स जो है क्या हो गए थे बच्चों, डिस्कवर्ड थे, जिन्हें उसने पीरियड्स और ग्रुप्स में बना के एक टेबल बना दी थी, जिसे हम बोलते हैं मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। यही लिखा है कि मेंडलीव अरेंज्ड 63 एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रो मींस पीरियड एंड वर्टिकल ग्रुप्स ऑफ, ठीक है, अ टेबल इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। अपने एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज किया इन सच वे दैट द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड द सेम ग्रुप, मतलब वर्टिकल कॉलम। और उसने ऑब्जर्व किया कि जो एलिमेंट जो है सिमिलर प्रॉपर्टी थे वो एक ही वर्टिकल कॉलम में आ गए। इन सच अ वे कि इस तरह से अरेंज कर दिया उसने एटॉमिक मास के बढ़ते ऑर्डर में कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे वो एक ग्रुप में आए, जिसे हम बोलते हैं उनकी फैमिली।
अगर हम इसका देखें कि मेंडलीव, तो यहां तक बच्चों समझ गए ना कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रो मींस पीरियड और वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स में डिवाइड किया था, और इस तरह डिवाइड किया कि एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब उसने एटॉमिक वेट के अनुसार रखा तो देखा कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट एक साथ एक वर्टिकल कॉलम में आ गए, जिसे बाद में फैमिली बोला गया। इसकी सीरीज में पीरियड्स की बात करें तो हॉरिजॉन्टल रो जो थे वो 7 थे और ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम जो थे 8, और सब ग्रुप थे इसमें, तो इसने 1 से लेकर 7 तक जो ग्रुप्स थे उनको 2 सब ग्रुप्स ए एंड बी में डिवाइड किया था बच्चों। और जो 8th ग्रुप था, ठीक है, अगर हम देखें कि जो 8th ग्रुप था, ठीक है, ये वाला, तो ये कितने में डिवाइड हुआ था? 3 सब ग्रुप्स। समझ गए ना कि पहले से लेके और 7वें तक इसने इनको तो बांटा ए एंड बी में, तो 14 ये हो गए। और जो 8वां ग्रुप था उसे 3 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, तो कुल मिला के 17 ग्रुप्स थे। ये बता दूं कि मेंडलीव के टाइम में 0 ग्रुप डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, इसलिए 18वां ग्रुप नहीं था उसमें बच्चों। अच्छे से सुने, मेंडलीव की सीरीज में 0 ग्रुप इंक्लूड नहीं किया गया था, उस समय वो डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। केवल 17 टोटल वर्टिकल कॉलम्स थे जिन्हें हम आज ग्रुप्स बोलते हैं। तो इस तरह से डिवाइड किया था। एलिमेंट ऑफ ग्रुप आर सिमिलर इन बैलेंसीज। ध्यान रखें कि मेंडलीव सीरीज में जो ग्रुप्स के एलिमेंट्स थे बच्चों, समझ गए ना, वो बैलेंसी में सिमिलर थे। समझ गए ना कि जैसे फर्स्ट ग्रुप था तो इनकी जो बैलेंसी थी वो 1 थी, और इनकी जो बैलेंसी थी वो क्या थी बच्चों? 2। तो इस तरह से उसने देखा कि बैलेंसी 1 वाले जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ प्रॉपर्टी में अलग अलग से दिखे। मतलब उसने देखा कि कुछ एलिमेंट जो हैं अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, और उनकी बैलेंसी तो 1 है। तो उसने क्या किया कि एलिमेंट को सब ग्रुप में भी डिवाइड कर दिया, मतलब ग्रुप्स को उठा के सब ग्रुप में। और सब ग्रुप के जो एलिमेंट्स थे बच्चों वो प्रॉपर्टी में सिमिलर थे। ध्यान से सुने, एक ग्रुप के एलिमेंट्स बैलेंसीज में सिमिलर थे और एक सब ग्रुप के एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज में सिमिलर थे। और इस तरह से जैसे फर्स्ट ग्रुप था बैलेंसी 1 थी, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। फर्स्ट ए में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम रख दिया। फर्स्ट बी में क्या कर दिया? कॉपर, एजी और एयू। इन दोनों की जो बैलेंसी थी 1 थी। ऑक्सीडेशन नंबर +1 था। इनके ऑक्साइड का फॉर्मूला भी सिमिलर था, हाइड्राइड का फॉर्मूला सिमिलर था, इसलिए एक ग्रुप बना दिया। ऐसे ग्रुप 2 जो था उनकी बैलेंसी 2 थी, उसने भी 2 अलग अलग सब ग्रुप में डिवाइड कर दिए। मतलब ये जो दिख रहे हैं आपको ये क्या है बच्चों? सब ग्रुप्स। तो उसने सेकंड ए में रखा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, जिनकी बैलेंसी कितनी थी? 2। और सेकंड बी में जो है जिंक, कैडमियम और एच रखा, उनकी भी बैलेंसी 2 थी। उनके ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम थे, उनके ऑक्साइड के फॉर्मूले सेम थे। समझ गए ना? तो इस तरह से 7 तक ऐसा किया है बच्चों। फर्स्ट ग्रुप को भी ए बी, सेकेंड को भी ए बी, थर्ड को भी ए बी, इसी तरह से 7 ग्रुप तक जो है डिवाइड किए हैं ए और बी में। 8th ग्रुप अभी भी देखोगे वो 3 सब ग्रुप में डिवाइड था और आज भी डिवाइड है। तो इस तरह से इसने अपनी पीरियोडिक टेबल में 63 एलिमेंट्स को कितने पीरियड बच्चों? 7 पीरियड और 8 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। और कुछ एलिमेंट प्रेडिक्टेड किए थे बच्चों, उनके लिए अपनी सीरीज में उनकी पोजीशन, उनकी प्रॉपर्टी के अनुसार गैप छोड़ दिए थे, जो बाद में डिस्कवर्ड कर लिए गए। और ये थे इका एल्यूमिनियम, जो कि वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? गैलियम। इका सिलिकॉन, जिसे वर्तमान में जर्मेनियम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 27 और भी इसके पीरियोडिक टेबल में गैप थे, जिन्हें बाद में डिस्कवर्ड कर लिया गया। और इस तरह से जो इसने प्रॉपर्टी प्रिडिक्टेड की थी इन दोनों एलिमेंट की, अगर आप इनकी सही प्रॉपर्टी देखोगे जो हमें मिली हैं और इसने जो प्रपोज की थी, बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। तो इस तरह से मेंडलीव ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था एलिमेंट्स को। ये सबसे सिग्निफिकेंट क्लासिफिकेशन था उस जमाने का। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट। अगर हम अचीवमेंट की बात करें कि इसका क्या अचीवमेंट रहा, तो ये इसने लगभग 60 एलिमेंट को, जो कि अलग अलग स्टडी करना बहुत टफ था, उनके ग्रुपिंग कर दी। और सिमिलर एलिमेंट की ग्रुपिंग हो जाने से उनकी स्टडी बहुत ही ईजी हो गई। ठीक है, प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है इसने प्रेडिक्टेड की, जो बाद में उनकी डिस्कवरी में बहुत हेल्प की। तो एक तो दूसरा, करेक्शन इन इनकरेक्ट एटॉमिक मास ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैलेंसी। बहुत सारे एलिमेंट थे जिनके एटॉमिक मास इनकरेक्ट थे,
बाद में जब बैलेंसी कैलकुलेट कर दी मेंडलीव ने, तो ये देखा गया कि इक्विवेलेंट इनटू बैलेंसी को मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लिए गए बच्चों, एक करेक्ट एटॉमिक मास निकाल लिए गए। बेरिलियम का इसी तरह डिसाइड किया गया। और इसके अलावा मेंडलीव क्लासिफिकेशन सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट क्लासिफिकेशन था उस समय का, समझ गए ना। तो इस तरह से कुल मिला के जो मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन दिया, आज देखा जाए तो उसी का बेस लेके ही आज सीरीज बनी हुई है, समझ गए बच्चों। तो इस तरह से फिर आता है डीमेरिट्स क्या थे, इसकी कमियां क्या रह गई थी बच्चों। तो देखो, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज अनसर्टेन इन टेबल, कि जो हाइड्रोजन है ना बच्चों, इसको मेंडलीव सीरीज में देखा जाए तो फर्स्ट ग्रुप में भी दिखता है और 7 ग्रुप में भी दिखता है, और इस तरह से किसी भी ग्रुप के साथ इसकी प्रॉपर्टी सही ढंग से सिमिलर नहीं हो पाई, इसीलिए इसकी पोजीशन अनसर्टेन थी। दूसरा है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स आर नीडेड सेपरेटली इन टेबल बट पोजीशन वाज नॉट सेपरेट, कि अगर हम आइसोटोप्स देखें तो आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं, और मेंडलीव ने अपनी जो सीरीज बनाई थी वो अपने एटॉमिक मासेस के बेस पे बनाई थी ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर का। तो इसका मतलब है कि हर आइसोटोप की पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए थी, लेकिन इसने अपनी टेबल में कोई सेपरेट पोजीशन नहीं दी और उसका रीजन भी नहीं बताया कि क्यों नहीं दी। ठीक है, पीरियोडिसिटी क्यों आती है, मतलब इसने जो ये टर्म दिया है कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ, ठीक है, नंबर, या कहें कि पीरियोडिक फंक्शन है, तो पीरियोडिसिटी का रीजन क्या, क्यों रिपीट हो रही है, ऐसा क्या है कि उनकी प्रॉपर्टी बार बार रिपीट हो जाती हैं। तो इसका रीजन इसके पास नहीं था, बस इतना था कि पीरियोडिक फंक्शन है। एटॉमिक मास डू नॉट इंक्रीजिंग इन रेगुलर मैनर अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, तो मेंडलीव ने अपने ही सीरीज में एलिमेंट्स को रखा एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन कुछ एलिमेंट की जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसमें डेविएशन दिखा। देखो, आर्गन का 39.94 है और पोटेशियम का 39.09 है, तो आर्गन को पहले रख दिया और पोटेशियम को बाद में रखा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जबकि इनके एटॉमिक मास में तो आप देख रहे हैं कि क्या है ऑर्डर, कि पोटेशियम पहले आना था और आर्गन बाद में। ठीक इसी तरह से कोबाल्ट निकल में भी देखो आप, कोबाल्ट का 58.93 था और ये 58.69 था, कोबाल्ट को पहले रखा गया, निकल को बाद में। टेल्यूरियम और आयोडीन में भी ऐसा दिखता है। तो ये जो डेविएशन मिला एक रेगुलर ट्रेंड में, इसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बस इनकी बैलेंसी के अनुसार इसने देख लिया कि इनकी बैलेंसी 0 है आर्गन की तो पहले आएगा, इसकी 1 है तो आगे जाएगा। तो इस तरह से रीजन उस समय उसको पता नहीं था। लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड को सेपरेटली अलग रखा गया क्योंकि इन सब की बैलेंसी 1+3 थी, और उसने कहा कि इसका इतने एलिमेंट लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स को एक ही ग्रुप में भर दिया, बाद में इसको सेपरेट टेबल के नीचे रख दिया। ग्रुपिंग ऑफ डिस एलिमेंट, तो बहुत सारे एलिमेंट्स है जिनमें डिसिमिलर था, उनकी ग्रुपिंग कर दी, जैसे एल्कली मेटल और क्वाइनेज मेटल, कोई सिमिलरिटी नहीं है केवल बैलेंसी को छोड़ के, तो एक ग्रुप में। तो मैंने पहले ही बता दिया बच्चों कि जो ग्रुप के एलिमेंट हैं केवल बैलेंसी में सिमिलर हैं और सब ग्रुप के एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज में सिमिलर है। तो यहां तक बात क्लियर है। तो ये था मेंडलीव का क्लासिफिकेशन। कितने एलिमेंट को क्लासिफाइड किया था? 63। कितने की प्रेडिक्शन कर दी? 2 की। समझ गए ना? कितने ग्रुप्स थे? 8 ग्रुप। कितने पीरियड थे? 7। कितने सब ग्रुप थे? 14 नहीं 16, हाँ 14, और 3 उसके सब ग्रुप उसमें थे अलग से, तो कुल मिला के 17 सब ग्रुप थे। 0 ग्रुप उस समय नहीं था, इतना सब ध्यान रखना। फिर आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखो बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी हो गई और बोर एटॉमिक मॉडल पता चल गया, तो 1913 में हेनरी मोजले ने अपना एक पीरियोडिक लॉ प्रपोज किया था। इसने एक अपना इक्वेशन दी है बच्चों, जिसमें इसने एलिमेंट की जो डिस्कवरी की है एटॉमिक नंबर की, उसमें एक्सरे फ्रीक्वेंसी और जो एटॉमिक नंबर है उसका एक रिलेशन दिया था, जिसे हम बोलते हैं मोजले इक्वेशन। तो कई बार तो मोजले इक्वेशन ही पूछ लिया जाता है। तो रूट न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी, जहां रूट है एक्सरे की फ्रीक्वेंसी, जेड है एटॉमिक नंबर, ए और बी कांस्टेंट है। इसने क्या किया था कि अलग अलग एलिमेंट्स की प्लेट्स बनाई, उनका एक टारगेट बनाया और उसमें क्या डाली? कैथोड रेज। और कैथोड रेज जब एलिमेंट से टकरा के बाहर आई तो वो एक्सरे में बदल गई। तो उन एक्सरे की फ्रीक्वेंसी और उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का एक क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया था, और इसी इक्वेशन के बेस पर एलिमेंट के एटॉमिक नंबर क्या हो गए बच्चों?
डिस्कवर्ड हो गए। और इसकी डिस्कवरी होते ही चमत्कार हो गया, और मोजले का अपना फॉर्मूला लगा दिया, उसने एटॉमिक नंबर निकाल दिए, और उसी समय एटॉमिक बोर मॉडल आया जिसमें एलिमेंट के जो एटम है उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स बता दी, उनमें इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट बता दिया, और इसी के बेस पर मोजले ने अपना एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया जिसका था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसने सारी प्रॉपर्टी को किससे जोड़ दिया बच्चों? एटॉमिक नंबर से। क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टी हैं वो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पर डिपेंड करती हैं, ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अरेंजमेंट में। और इस तरह से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का एक रिलेशन दे दिया किससे? एटॉमिक नंबर से। क्योंकि एटॉमिक नंबर रिलेटेड टू कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। तो इस तरह से उसने देखा कि अगर एलिमेंट को अरेंज किया जाए उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, या मास लिख गया, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बच्चों इसका, ठीक है, क्या? एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये देखा गया कि ठीक है, कि द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, देन एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी आर रिपीटेड आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर, मींस 2, 8, 18, 32। उसने ये देखा कि अगर एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए तो लगभग लगभग क्या? करेक्ट 2, 8, 18, 32 इन एटॉमिक नंबर में डिफरेंस के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट रिपीट होते हैं। और इसका रीजन भी दिया, जैसे मैं पहले बता दूं, जैसे लिथियम है 3, 8 जोड़ दें 11 तो सोडियम आ गया, फिर 8 जोड़ दें तो 19 आ गया, 18 जोड़ दें रुबिडियम आ गया, 18 जोड़ दें सीजियम जोड़, 32 जोड़ा फ्रांसियम। तो ये जो इंटरवल देख रहे हैं ना, ये एटॉमिक नंबर का है। पूरी पीरियोडिक टेबल में देख लो आप, एक एलिमेंट के बाद जब दूसरा आता है तो या तो 8 का डिफरेंस है, 18 का है, या 32 का, या 2 का। तो इस तरह से इसका रीजन बताया उसने। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी देखें कि रिपीटिशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ड्यू टू रिपीटिशन ऑफ सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन आउटर मोस्ट सेल। उसने कहा कि ये रिपीटिशन क्यों हो रहा है, क्यों पीरियोडिसिटी का रीजन क्या है? तो उसने कहा कि 2, 8, 18, 32 अगर इस तरह का एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में डिफरेंस आता है तो एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में बिल्कुल सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होगा तो उनकी बैलेंसीज सिमिलर होंगी, उनकी प्रॉपर्टीज में भी सिमिलरिटी आ जाएगी। और ये सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहा जो आज भी हम पढ़ते हैं इसी सीरीज को अच्छी तरह से। तो इस तरह से और भी इजी बना दिया इन्होंने एलिमेंट की स्टडी को। अगर हम इसकी टेबल को कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसमें कुल मिला के 7 हॉरिजॉन्टल रो हैं जिन्हें हम पीरियड्स बोलते हैं, और 18 वर्टिकल कॉलम हैं जिन्हें हम ग्रुप्स बोलते हैं। इनमें सब ग्रुप नाम की कोई चीज़ नहीं है, 1 से लेकर 18 तक ग्रुप नंबर दे दिए गए। एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी, ठीक है, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप्ड इन वर्टिकल कॉलम, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, मीन जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर थे। समझ गए बच्चों? मैं यहाँ लिख दूं कि और, या कहें कि जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी या उन जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर थे वो एक ही ग्रुप में आ गए जिसे हम बोलते हैं उनकी फैमिली या ग्रुप। एलिमेंट ऑफ पीरियड हैविंग सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ सेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर। और ये देखा गया कि जो पीरियड है उसमें जहां इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है जिस सेल में, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होता है, और यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उस पीरियड का नंबर भी होता है। जैसे फर्स्ट पीरियड तो क्वांटम नंबर फर्स्ट मतलब पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एंटर होता है, सेकेंड पीरियड सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एंटर होता है, थर्ड पीरियड थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एंटर होता है। इस तरह से लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री के बेस पर जो है पीरियड नंबर बना दिए गए बच्चों। अब जैसे फर्स्ट पीरियड है, ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड में एक ही मतलब n की वैल्यू 1 थी, और टोटल एलिमेंट जो थे वो कितने थे बच्चों? 2। इसको वेरी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। सेकेंड और थर्ड पीरियड जो था जिसके लिए n की वैल्यू 2 और 3 थी, टोटल एलिमेंट्स जो ईच पीरियड में आए वो 8 थे, और ये कहलाता है शॉर्ट पीरियड। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड जो हैं जिनमें n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 या 5 थी, और इनमें कुल मिला के जो है 18 एलिमेंट रखे गए हैं, और इसको बोला जाता है लॉन्ग पीरियड।
फिर सिक्स्थ पीरियड में आ जाएं तो जिसमें 32 एलिमेंट रखे गए हैं, इसको बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। सेवन्थ पीरियड जो है बच्चों मैक्सिमम 32 हो सकते हैं, हालांकि अभी इनकम्प्लीट है ये, देखा जाए तो वैसे 118 तक भर दिए गए हैं, तो ये भी एक वेरी लॉन्ग पीरियड है। समझ गए बच्चों? तो कुल मिला के इस तरह से जो पीरियड्स हैं, पहले में 8, दो में 8, सॉरी दूसरे और तीसरे में, चौथे और पांचवें में 18, छठवें में 32 और सातवें में अभी 32 हो सकते हैं लेकिन अभी इनकम्प्लीट है। इस तरह से कुल एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हुआ। ग्रुप नंबर देखें तो पहला और दूसरा ग्रुप एस ब्लॉक को दिया गया, 3 से लेके 12 ग्रुप डी ब्लॉक में आते हैं बच्चों, 13 से 18 ग्रुप पी ब्लॉक में आते हैं, और तीसरा ग्रुप है जिसमें एफ ब्लॉक रखा गया है और वो नीचे बना दिया गया। 14 एलिमेंट ऑफ बोथ 6th and 7th पीरियड जो हैं वो लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स रिस्पेक्टिवली प्लेस सेपरेटली पैनल एट द बॉटम। आप देखते हैं पीरियोडिक टेबल में कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का एक अलग से पैनल बना हुआ है नीचे। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी इतनी सिमिलर है कि इन्हें अलग अलग ग्रुप में पोजीशन नहीं दी जा सकती। तो 14 एलिमेंट हम एक ही ग्रुप में नहीं भर सकते, एक एक ब्लॉक में नहीं आ सकते, इसलिए अलग से बना दिया गया। तो समझ गए बच्चों? तो ये था मोज़ले का क्लासिफिकेशन। बहुत सारी जो डिसिमिलर मतलब ड्रॉबैक्स जो रह गए थे मेंडलीव के, वो इस सीरीज के बनते ही हट गए। जैसे आइसोटोप की पोजीशन अलग अलग ना होना मेंडलीव सीरीज में, क्यों? क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर सेम थे, इसलिए इनकी अलग अलग पोजीशन देने की जरूरत नहीं थी। पीरियोडिसिटी का एक्सप्लेनेशन ना कर पाना उस समय, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। बाद में ये देखा गया कि एक ही ग्रुप में एलिमेंट की पीरियोडिसिटी मतलब उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाने के कारण उनका सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जो एलिमेंट के एटॉमिक मास में डेविएशन दिखता है, एक्चुअली वो एटॉमिक नंबर में कोई डेविएशन नहीं है। तो इस तरह से इसी तरह से 14 एलिमेंट को एक ही ग्रुप में भर देना, ये देखा गया कि इन एलिमेंट की बैलेंसीज बिल्कुल सिमिलर हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, इनको एक ग्रुप में रखना उचित था। तो इस तरह से बहुत सारे ड्रॉबैक जो हैं मेंडलीव के, वो इस सीरीज के बनते ही हट गए। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देखोगे बच्चों कि पूरी पीरियोडिक टेबल को हम 4 ग्रुप में पढ़ेंगे, 4 ब्लॉक में। एक होता है एस ब्लॉक, तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन आप देखोगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के, ठीक है, एस सबसेल के एस ऑर्बिटल में एंटर करता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है या 2, इसलिए आप देखोगे एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स आएंगे, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। एक कहलाते हैं एल्कली मेटल्स और एक एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, जैसे लिथियम और बेरिलियम, देखो लिथियम का 2s1 है, बेरिलियम का 2s2 है, ये फर्स्ट ए में आएगा, ये सेकेंड ए में। फिर आ गया पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सबसेल के ऑर्बिटल्स में एंटर होता है आउटर मोस्ट में, और जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP126। तो इस तरह से पी में देख रहे हैं आप 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसलिए पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप। इस तरह से जैसे बोरोन में देखोगे 2p1 आएगा, 13th ग्रुप में रखा गया। कार्बन 2p2 आया 14th ग्रुप में। नाइट्रोजन 2p3 15th ग्रुप में, है ना। 2p4 ऑक्सीजन आया 16th ग्रुप में। 17th ग्रुप में 2p5 हैलोजन, और नियोन 0 ग्रुप 2p6 18th ग्रुप। ऐसे हर एक ग्रुप में फिर एलिमेंट है। बोरोन कार्बन के भी अपने ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से पी ब्लॉक को ऐसे डिवाइड कर दिया गया। P block elements and S block elements are known as representative element and main group element. These elements contain only outermost cell incomplete. ध्यान रखें बच्चों, P block के elements को क्या बोला जाता है, और S ब्लॉक को, ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, क्योंकि एक एलिमेंट अपने ग्रुप का पूरा रिप्रेजेंटेशन करता है। इसका एक ग्रुप के सारे एलिमेंट एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होते हैं प्रॉपर्टी में, इसलिए एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी से हम पूरे ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जबकि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में ऐसा नहीं कर सकते बच्चों। उसमें आप देखोगे पीरियड में सिमिलरिटी दिखेगी, ग्रुप में बहुत कम सिमिलरिटी है। फिर आता है डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ध्यान रखें कि ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d सबसेल के ऑर्बिटल में एंटर करता है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे n-1 d1 to 10 ns1 to 2, और इस तरह से इनका लास्ट 2 ऑर्बिट n-1 जैसे प्री अल्टीमेट और n अल्टीमेट 2 इनकम्प्लीट सेल होती हैं बच्चों। और इस तरह से स्कैंडियम में आप देखें कि 3d1 से लेके और इस तरह जिंक 30 तक चलोगे तो 3d10 हो जाएगा।
ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो हैं बच्चों जिनकी डी ऑर्बिटल या तो एटॉमिक स्टेट में या आयनिक स्टेट में इनकम्प्लीट होनी चाहिए। तो जिंक, कैडमियम और Hg, इनमें देखोगे इन्हें स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि इनमें इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल ना तो एटॉमिक स्टेट में दिखेगी आपको ना आयन स्टेट में। फिर आता है एफ ब्लॉक, तो इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये एलिमेंट हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2 f सब सेल में जाता है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखोगे n-2 f 1 to 14, n-1 d 0 to 1 और ns2। इस तरह से इनकी तीन लास्ट सेल इनकम्प्लीट है, एंटी अल्टीमेट, प्री अल्टीमेट और अल्टीमेट। तो इसी तरह से तो ये क्वेश्चन आता है ना कि ऐसे कौन से एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिनकी तीन सेल इनकम्प्लीट है, तो एफ ब्लॉक, दो इनकम्प्लीट है तो डी ब्लॉक, और अगर एक कंप्लीट है इनकम्प्लीट है तो वो है एस और पी ब्लॉक। उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट, एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आप देखोगे दो सीरीज आएंगी, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। 4f ब्लॉक जो कि इस तरह से जीनोन 4f 1 to 14, 5d 0 to 1, 6s2 ये कॉन्फ़िगरेशन रखेगा जैसे सीरियम में देख रहे हैं। और एक्टिनॉइड जो है बच्चों, ठीक है, ये सीरियम 58 से स्टार्ट होता है और जो है ल्यूटेशियम तक जाएगा, और जो एक्टिनॉइड है वो 90 थोरियम से स्टार्ट होके और लॉरेंसियम 103 तक होता है। हम इनको अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। आप देखोगे कि यूरेनियम के बाद जितने एलिमेंट्स हैं वो सब आर्टिफिशियल बनाए गए हैं, उनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ठीक है, सभी एक्टिनॉइड्स रेडियो एक्टिव होते हैं। थोरियम, प्रोटेक्टोनियम और यूरेनियम नेचुरल रेडियो एक्टिव हैं, बाकी सब मैन मेड रेडियो एक्टिव है। IUPAC नॉमेनक्लेचर भी किया गया है बच्चों एलिमेंट्स का। आप देखते हैं कि जो जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर है उनमें जो एटॉमिक नंबर होता है ना, उन नंबर के पहले लैटिन या ग्रीक नाम दिए गए हैं, जैसे 0 का निल, 1 का अन, 2 का बाई, 3 का ट्राई, 4 का क्वाड, 5 का पेंट, 6 का हैग्स, 7 का सेप्ट, 8 का ऑक्ट और 9 का इन। ये सिंबल है। तो सबसे पहले हम इन रूट्स को याद रखने हैं, फिर जिसका भी हमें नेम करना है उसके तीनों एटॉमिक नंबर के रूट्स लिख लिया जाए, जैसे 101 का अन, निल, अन, और फिर लास्ट में ईएम लगा दिया जाए, तो यही इसका नेम होगा UNU। इसका ऑफिशियल नेम है MD। ऐसे नोवेलियम और इस तरह से 1 0 10 तक मैंने कर दिए हैं। आप इनके बस एटॉमिक नंबर लें, लास्ट नंबर में ईएम लगा दें लास्ट रूट में, और फर्स्ट लेटर कैपिटल लेके बाकी को स्मॉल लिख दें, तो ये उनका सिंबल बना और ये इनके ऑफिशियल नेम है। ध्यान रखें 104 से मैंने ये लिख दिए हैं। जैसे इनको याद करना है, रदरफोर्डियम, डबिनियम, सेबोर्जियम, बोएरियम, हासनियम, मैनेटेरियम और ठीक है मैटनेरियम और डर्मस्टेडियम। तो इस तरह से याद कर लेना बच्चों। फर्स्ट लिख दिया मैंने RDS, ये लिखा है RDS भाई हमारा दोस्त। समझ गए बच्चों, ये क्या लिखा है RDS भाई हमारा दोस्त। ऐसे याद कर लोगे तो आप इनके सिंबल कम से कम याद हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, R से मतलब रदरफोर्डियम, D से डबनियम, S से सेबोर्जियम, B से बोहेरियम, M से ठीक है यहाँ आ गया बोहेरियम, BM मतलब बोहेरियम, ठीक है, H से हासनियम, M से मैटनेरियम और D दोस्त से डेस्टरमेडियम। ऐसे याद कर लेना है। और टिपिकल अब कुछ नेम है, जैसे टिपिकल एलिमेंट, तो ध्यान रखें थर्ड पीरियड के एलिमेंट को टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं। नोबेल गैस तो आप जानते हैं 0 ग्रुप है। ब्रिज एलिमेंट, तो थर्ड ग्रुप के ये एलिमेंट कौन कौन से, Na, Mg, Al, Si, P, S और Cl। मेंडलीव सीरीज में इन्हीं एलिमेंट के बाद A और B सब ग्रुप की जरूरत पड़ी थी, इसलिए इनको ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये A और B के बीच में एक ब्रिज की तरह वर्क करते हैं। Na फर्स्ट ग्रुप का ब्रिज है तो मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप का ब्रिज है, तो एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप का ब्रिज है, सिलिकॉन फोर्थ ग्रुप का ब्रिज है, फॉस्फोरस पांचवें का, सल्फर छठवें का और क्लोरीन सातवें ग्रुप का ब्रिज एलिमेंट है। बाकी बच्चों मेटालिक, नॉन मेटालिक और मेटेलॉइड तीन अलग अलग हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल में 80% एलिमेंट मेटल है, जिसमें S, D और F तो टोटल ही मेटल है। P में भी मेटल भी आते हैं, मेटेलॉइड और नॉन मेटल। नॉन मेटल की बात करें तो लगभग 15% नॉन मेटालिक एलिमेंट है, 18 एलिमेंट है नॉन मेटल 118 में। मेटेलॉइड 6 कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड एलिमेंट हैं जो कि दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये एलिमेंट का डिवीजन था पूरा जो अभी तक डिस्कवर्ड हुए इस तरह से। ठीक है बच्चों, बाकी हम मिलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में।